यकीन मानिए दोस्तों 95% आपके एग्जाम में अंक जरूर मिलेंगे अगर आपने यह जो हमारी निमी मॉक टेस्ट की जो क्लासें हैं इनको पूरा देख लिया और इनके सभी क्वेश्चंस को आपने कंप्लीटली याद कर लिया तो आपके हम कह सकते हैं कि 95% के लगभग अंक आपको जरूर प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पिछली बार भी टोटल जितने भी क्वेश्चन थे इन्हीं में से पूछे गए हैं, तो अब आप तैयार हो जाइए। इस बार भी एनसीईआरटी के पास बहुत ही कम समय है और एग्जाम बहुत सारे करवाने हैं, तो इसलिए वह कोई नया पैटर्न नहीं लेके आएगी, उसी पैटर्न को वापस से दोहराएगी। तो दोस्तों आप यह वीडियो तमाम जितने भी हम अपलोड करेंगे 25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में रहेगा। 20 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों, उसको 20 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखना, 20 मिनट जरूर निकाल लेना डेली के, क्योंकि हम 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो हमारे द्वारा वीडियो जो अपलोड किया जाता है वह तुरंत आपके पास बेल आइकन को दबाने के बाद आपके पास तुरंत वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, देख नहीं पाते, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम लिंक पर जाकर और वहां से आप तमाम वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कोई पुराने वीडियो जो हमने अपलोड किए उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी वीडियो यूट्यूब पर शेयर करते हैं उसको साथ ही टेलीग्राम पर भी डालते हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो जो 1 और 2, यह तीसरे नंबर का वीडियो है, पहला और दूसरा वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी जानकारी वाली बात। मैं कमलेश राठौड़ आपके लिए आज डीसी मोटर की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें शुरुआत करेंगे अपन 51 नंबर के क्वेश्चन से। दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो सर्च करने में दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बी गॉड ITI, ठीक है, इस प्रकार से नाम आ जाएगा, वैसे सर्च कर लीजिएगा ना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। हमने 157 वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। आप इस चैनल को नया ना समझे, हमने सब्सक्राइबर छुपा रखे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीट हैं। हमारे 157 वीडियो हो चुके हैं, हमें इस चैनल को बनाए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो आप वीडियो देखिए, हम पर विश्वास रखिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, या तो इसी चैनल के नाम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज नजर आएगा, या आप यहाँ से ना आ सके, या आप कोई भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि यह वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से जब घुमाएंगे ना, तो रोटेट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर नाम नजर आता होगा, है ना, आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस प्रकार का पेज आपके सामने नजर आएगा। तो ये प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, जिनको ये पता है उनके लिए वीडियो आप आगे कर सकते हैं, ठीक है, इसके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनको ये बात पता नहीं है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट के ऊपर, तो आपको टोटल प्लेलिस्ट हमारी नजर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे जो एरो का निशान है उस पर भी क्लिक करेंगे तो सभी जो हमारी प्ले लिस्टें हैं वह आपको नजर आएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप सेकेंड ईयर के निमी मॉक टेस्ट के सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ से आपको यह नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो लिखा है इसमें हमारी टोटल क्लासें हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको कलर कोड मेथड द्वारा जो रजिस्टेंस निकाला जाता है वह मिल जाएगा। कैसा आएगा पेपर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर वह यहाँ पर बताया गया है, और ये 29 जनवरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर है जो 29 जनवरी को हुआ था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमने 2 क्लासें अपलोड की है जो यहाँ पर है, हमने आपका कुछ समय लिया है इसके लिए। दोस्तों 6 क्वेश्चन डीसी जनरेटर के बच गए थे, तो उनको मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, इसके बाद अपन डीसी मोटर पर चलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका पहला कि सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित हैं। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर हैं। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। आपको इसमें ईएमएफ की गणना करनी है, ऑप्शन आपके सामने है। पर दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आपको जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ना है, और क्या क्या आपको दिया है इन पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है ईएमएफ की गणना करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह मैं आपके यहाँ पर लिखता हूँ। वह होता है E बराबर पाई ZN/60 इंटू P/A, ठीक है। तो दोस्तों यह क्या होता है, तो E यानी कि आपका ईएमएफ, और पाई होता है आपका फ्लक्स, जेड होता है चालकों की संख्या, और एन जो होता है यह होता है आपके गति, जो मोटर की यानी कि जनरेटर की जो गति है। 60 आपको फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है सभी में, और पी यानी कि पोल होता है, और ए डिफेंड करेगा, इसको बोलते हैं समांतर पथ। अगर आपकी वाइंडिंग लेफ्ट वाइंडिंग है तो आप यहाँ पर समांतर पथ वही लिखेंगे जो पोल है, ठीक है। जितने पोल होंगे उतने ही आपके समांतर पथ होंगे। लेकिन अगर आपकी वाइंडिंग वेव वाइंडिंग है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, ओनली 2, क्योंकि वेव वाइंडिंग में समांतर पथ ओनली 2 होते हैं, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों इस ट्यूशन में आपको वेव वाइंडिंग दी है तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। उसके साथ यहाँ पर आपको सिंप्लेक्स भी दिया है, तो सिंप्लेक्स दिया है तो यहाँ पर आप
किसी से गुणा नहीं करना। अगर इसके बाद आपको डुप्लेक्स देता, सिंप्लेक्स की जगह आपको डुप्लेक्स देता तो आपको 2 से गुणा करना था, और अगर आपको ट्रिप्लेक्स देता तो आपको 3 से गुणा करना था। ये आप ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको मान रख के बताता हूँ, इस सूत्र को आप ध्यान रखना, ठीक है, लिख लेना, साइड में कहीं पर भी लिख लेना। इस सूत्र के हिसाब से मैं मान रखूँगा, वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसा कि सबसे पहले ई बराबर आपको मान रखना था फ्लक्स का, तो फ्लक्स है आपका ये यहाँ पर दिया है वेबर, यानी कि 0.007 इंटू, और इसके बाद आपको चालकों की संख्या, तो चालकों की संख्या है 1020। क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिया होगा, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। इंटू आपको यहाँ पर रखना है बाद में आरपीएम, यानी कि आपको गति रखनी है। तो दोस्तों थोड़ा छोटे में रख देता हूँ मैं, इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पर खाली स्थान कर लेते हैं पूरा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। ई बराबर यहाँ पर रखेंगे अपन, सबसे पहले फ्लक्स है आपके 0.007 इंटू आपके चालकों की संख्या रखनी है, तो चालकों की जो संख्या है वह है 1020 इंटू आरपीएम है आपका 1500, यहाँ पर अपॉन 60 लिखेंगे, इंटू दोस्तों पोल हैं आपके 4 और यहाँ पर समांतर पथ हैं आपके 2। दोस्तों जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो 2 से जब ये कटेगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यह आप ध्यान रखना है। और दोस्तों इस जीरो से अपन इस जीरो को काट लेते हैं, और जब अपन इसको इससे काटेंगे तो दोस्तों ये कटेगा आपका 170 बार, ठीक है। जब इसको काटने के बाद अब अपन क्या करेंगे कि आपके नीचे की सभी संख्या कट चुकी हैं, अब ऊपर के जितने बचे हुए हैं इनको आप इंटू कर लेंगे। जब आप इन सभी को इंटू करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा, यह दशमलव वाली संख्या, इसको ध्यान रखना है, तो आपको बराबर निकल के आएगा 357 आपका निकल के आएगा दोस्तों। तो यह आपका आंसर, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आप देख लीजिए, तो आपका 357 यहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वापस से रिवीज करके देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। देखने के बाद भी समझ में नहीं आता तो फिर हम आपको कोशिश करेंगे आपको समझाने की। दोस्तों 52 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको बेअसर करने के लिए क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना है, या अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करना है, या ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ाना है, या वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन ही आपका आंसर इसमें करेक्ट आंसर होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना है। क्योंकि जब आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है तो इसके लिए आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना है। 53 क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। दोस्तों डीसी जनरेटर में होता क्या है कि जब अपन उसको लंबे समय तक रखते हैं, उसमें जो आर्मेचर होता है या वाइंडिंग होती है उनमें पहले से ही विशिष्ट चुंबकत्व होता है, तो उसको ज़्यादा समय तक पड़ा रखेंगे ना तो उसका विशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी के बाद आप देखेंगे बी ऑप्शन, तो वह है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, तो बिल्कुल यह भी आपका गलत आंसर है। इसी के साथ यहाँ पर दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया भी नहीं बढ़ती। लेकिन आपका डी ऑप्शन जो दिया है वह है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, तो जो उसमें चुंबकत्व रह जाता है जब वह चलता रहता है तो बंद करने पर भी उसमें कुछ विशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है। उसके बाद जब मोटर में जब जनरेटर को वापस से ऑन किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें विशिष्ट चुंबकत्व रहता है, उसी के साथ ही वह वापस से विद्युत उत्पन्न करने लग जाता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे कि आपकी ये आर्मेचर है और यहाँ पर चुंबक जो इस प्रकार से आपका जनरेटर है ना। तो दोस्तों जैसे कि आप इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो यह कटाक्ष किसका करेगा, चुंबक का, तब यह ईएमएफ ज्ञात करेगा, प्रदान करेगा। लेकिन जब इसमें विशिष्ट चुंबकत्व ही नहीं है और ये ओनली तार है, अभी बिल्कुल सिंपल सा वायर है, और इसको घुमाएंगे तो ये कटाक्ष किसका करेगा, चुंबकत्व है नहीं, तो ये ईएमएफ कहाँ से उत्पन्न करेगा। दोस्तों क्या होता है, जब इसमें विशिष्ट चुंबकत्व होता है नहीं है तो अपन इसको पृथक बैटरी, यानी कि कोई बैटरी हो या डीसी शंट जनित हो अलग से, उसका इसमें तार जोड़ा जाता है, वायर जोड़ा जाता है, और इसको सप्लाई दी जाती है, तो इसमें चुंबक बनता है। और इसमें विशिष्ट चुंबकत्व होने पर जब अपन वापस से यह चुंबक प्रदान करता है, चुंबक बना लेता है, मैग्नेट बना लेता है, तो जब अपन आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये वापस से कटाक्ष करने लगता है, और कटाक्ष करने पर इसको जो अपन पृथक वाला सिस्टम है इसको हटा देते हैं। हटाने पर सिंपल सा यह ओनली आर्मेचर और वाइंडिंग बच जाता है। तो जैसे आर्मेचर विद्युत उत्पन्न करने लग जाता है तो यह बाहर तो सप्लाई निकालता ही है, उसी के साथ साथ ही साथ यह वाइंडिंग में भी सप्लाई देता है, ताकि यह भी विद्युत साथ ही साथ उत्पन्न करती रहती हैं, सॉरी चुंबक बनाती रहती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रक्रिया है। ये इस प्रक्रिया को अगर आपको डिटेल्स में अच्छी प्रकार से समझना है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको यह प्रक्रिया भी अच्छी प्रकार से डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 पोल
डायनेमो वह जनरेटर है जो सबसे छोटा जनरेटर होता है। डायनेमो यहाँ पर यह जनरेटर का नाम है, सबसे छोटा जनरेटर होता है जिसमें स्थायी चुंबक होती हैं, उसमें वाइंडिंग नहीं होता, उसमें वाइंडिंग नहीं होती, यानी कि चुंबक वाइंडिंग नहीं होती, जो चुंबक बनाती है वह वाइंडिंग नहीं होती, यानी कि शंट वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग उसमें नहीं होती, उसमें स्थायी चुंबक होती हैं। 4 पोल डायनेमो में के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स पोल 0.064 वेबर है। दोस्तों यह क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार का है जो मैंने अभी आपको 51 नंबर का क्वेश्चन बताया था। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। यहाँ पर 4 पोल दिया है, डायनेमो प्रेरित ईएमएफ की गणना करनी है। यहाँ पर आपको वही करना है जो अपन ने पहले किया था। 1000 आरपीएम पर ये घूम रहा है, इसमें वाइंडिंग लेफ्ट वाइंडिंग है, उसमें वेव वाइंडिंग थी, इसमें लेफ्ट वाइंडिंग है। तो आपको एक ही जगह यहाँ पर क्या लिखना है, जितने पोल यानी कि 4 है तो 4 लिखना है, ये आप ध्यान रखना। कंडक्टर की कुल संख्या यहाँ पर 600 दी है और फ्लक्स पोल का यहाँ पर दिया है 0.064। इसको हल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर भी नहीं आता तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों यहीं पर ही आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह है डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है, प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है, या प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वह है प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाता है, घट जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह है डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या होता है। दोस्तों किसी भी चीज़ का जब स्पार्किंग होता है कहीं पर भी तो उसका कारण क्या होता है, ये आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए। कारण यही होता है कि वह ढीला है, लूज है, तो वह स्पार्किंग करेगा। तो वही यहाँ पर कारण वही निकल के आएगा कि फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है, या आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है, या MNA और GNA स्थिति बदल गई है, या ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा थोड़ा हट के आया है, मैंने भी ऑप्शन नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर दूसरा कारण दे दिया है इनने, MNA और GNA स्थिति बदल गई है। तो दोस्तों यह आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों MAN जो होते हैं जैसे कि आपका आर्मेचर है ना, तो यह यहाँ से क्या हो जाता है, इधर खिसक जाता है। तो जैसे कि ये ब्रश है आपके, तो इस प्रकार से ये इधर से इधर खिसक जाता है, तो वही यहाँ पर कारण बताया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अपन शुरू करेंगे यहीं से ही आपके डीसी मोटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों जल्दी जल्दी अपन डीसी मोटर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए क्या मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर, या केल्विन ब्रिज। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा वह होगा केल्विन ब्रिज, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, केल्विन ब्रिज इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट परीक्षण के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो क्या टोंग परीक्षक, या आंतरिक ग्राउलर, या बाहरी ग्राउलर, या डिजिटल मल्टीमीटर। तो दोस्तों इसके लिए आप करेंगे बाहरी ग्राउलर का उपयोग आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है, यहाँ पर दिया गया है। इसको आप किससे याद रखेंगे, तो यहाँ पर आर्मेचर के समांतर में वेरिएबल प्रतिरोध लगा हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं फील्ड डाइवर्टर विधि, तो फील्ड डाइवर्टर, या फील्ड टेपिंग विधि, या वोल्टेज नियंत्रण विधि, या आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आर्मेचर के समांतर में डाइवर्टर लगा है, तो यह कौन सा होगा, तो यह आर्मेचर डाइवर्टर विधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी फील्ड क्वाइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो सुपर इनेमल्ड तांबे के तार, या सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, या डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, या पीवीसी, यानी कि पीवीसी का जो पूरा नाम होता है वह होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है वह है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, ठीक है, सुपर इनेमल्ड तांबे का तार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। डीसी मोटर की आपको गति की गणना करनी है तो आप किस प्रकार के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या एन यानी कि गति बराबर बैक ईएमएफ बटा फाई, या पाई बटा बैक ईएमएफ, ये ईबी जो है ना इसका मतलब होता है बैक ईएमएफ, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बैक ईएमएफ इंटू पाई बटा 120, या बैक ईएमएफ इंटू पाई बटा 60। तो दोस्तों इसमें से आपका जो आंसर होगा वह होगा एन बराबर बैक ईएमएफ बटा 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। तो 4 पोल हैं तो ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग है
तो दोस्तों यहाँ पर आपको दी है लेफ्ट वाइंडिंग। लेफ्ट वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने पोल होते हैं उतनी क्या होती हैं, समांतर पथ होते हैं, तो 4 होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है डुप्लेक्स, तो आपको गुणा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, भले डुप्लेक्स हो ट्रिप्लेक्स हो, इससे आपको कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर आपसे समांतर पथ पूछे हैं तो 4 हैं। लेकिन आपके जो यहाँ पर लेफ्ट वाइंडिंग है, तो लेफ्ट वाइंडिंग में आपके समांतर पथ होंगे। इसमें आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, 2 आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों दाहिने हाथ का पकड़ नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों आपके फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का नियम है यह डीसी जनरेटर पर काम करेगा, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपके डीसी मोटर पर, यानी कि यही आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका डायग्राम दिया है, इस डीसी मोटर का क्या नाम है? तो दोस्तों आपको दिख रहा है इसमें एक आर्मेचर है और एक है वाइंडिंग। जो वाइंडिंग है शंट वाइंडिंग, क्योंकि ये समांतर में जुड़ी हुई है आर्मेचर के, तो ये शंट वाइंडिंग है, तो ये होगा आपका डीसी शंट मोटर। ठीक है, श्रेणी मोटर तब होता जब आर्मेचर के श्रेणी में यहाँ पर वाइंडिंग जुड़ी हुई होती और इस प्रकार से सप्लाई बाहर आ जाती, यहाँ से सप्लाई दी जाती, तो यह आपकी श्रेणी मोटर होती। लेकिन यह आपकी कौन सी मोटर है? डीसी शंट मोटर। ठीक है, बाकी दोस्तों जैसे कि डीसी जनरेटर में आपको बताया था, पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? डीसी मोटर में दाहिने हाथ का पकड़ नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर करंट की दिशा का जो नियम निर्धारित करेगा वह करेगा आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों ये दाहिने हाथ का नियम मोटर में क्यों आया? तो यह जो करंट बता रहा है यहाँ पर कि डीसी मोटर के करंट की दिशा किस नियम से, तो यह करंट जो है ना, यह है डीसी मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर में बैक ईएमएफ, यानी कि आर्मेचर जब घूमता है, मोटर में सप्लाई देते हैं, तो आर्मेचर क्या होता है, रोटेट करता है, और रोटेट करने पर यह खुद का एक विद्युत वाहक बल बनाता है स्वयं का। जिसे कि इसमें सप्लाई देते हैं, विद्युत वाहक बल देते हैं, तो ये घूमता है, रोटेट होता है। लेकिन जब ये रोटेट होता है तो यह डीसी जनरेटर के भांति भी कार्य करने लग जाता है। तो इसमें अपना खुद का एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो उस उत्पन्न हुए ईएमएफ का जो करंट ज्ञात करना है अपन को, उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो यह जनरेटर की भांति कार्य कर रहा है इस समय। तो जनरेटर का जो ईएमएफ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सॉरी जो दिशा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो उसका पूछा गया है यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का जो सूत्र है क्या? आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज बटा आर्मेचर रेजिस्टेंस, या आर्मेचर धारा बैक ईएमएफ बटा आर्मेचर रेजिस्टेंस, या आर्मेचर धारा आर्मेचर धारा वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटा आर्मेचर रेजिस्टेंस, या डी ऑप्शन है आपका आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज प्लस बैक ईएमएफ बटा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, जो कि है आपका आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटा आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो दोस्तों डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए जो आपका नियम होगा वह दोस्तों कॉर्क स्क्रू नियम, यह आपका नहीं होगा। दाहिने हाथ का पकड़ नियम, तो यह कोई सा भी नियम नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो दोस्तों यह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यह आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। तो दोस्तों यह डीसी मोटर का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सीरीज मोटर दे रखी है, लेकिन यह सीरीज वाइंडिंग दे रखी है, उसी के साथ आपको यहाँ पर शंट वाइंडिंग भी दी है। दोस्तों D1 D2 से हम सीरीज वाइंडिंग को दर्शाते हैं, और E1 E2 से, यहाँ पर E1 और E2 लिखा हुआ है, तो इससे आप शंट वाइंडिंग को दर्शाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ओनली यह खासियत यह है कि यह जो वाइंडिंग है शंट वाइंडिंग ओनली आर्मेचर के ही समांतर में है, न कि सीरीज वाइंडिंग है। तो यह लॉन्ग शंट बोलेंगे इसको, लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट जनित्र होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं शंट मोटर, तो यह शंट ओनली शंट मोटर नहीं है। श्रेणी मोटर, तो यह श्रेणी मोटर ओनली श्रेणी मोटर नहीं है, इनमें दोनों वाइंडिंग है। तो लंबी शंट कंपाउंड मोटर या शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, तो दोस्तों यह आपका डी ऑप्शन कि यह शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। अगर यह वाइंडिंग जो है ना, कौन सी वाली, यह जो वाइंडिंग है ये यहाँ से यहाँ तक होती है, यहाँ से ना होकर यहाँ तक होती है, तो लंबी शंट वाइंडिंग होती है। तो डी ऑप्शन आपका इसका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 69 क्वेश्चन,
डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों डीसी मोटर में यहाँ पर पूछा गया है बैक ईएमएफ। इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है उसको ढंग से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर। दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी पढ़कर ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र, तो दोस्तों अपन ने इससे पहले जो 6 क्वेश्चन पढ़े थे डीसी जनित्र वाले, तो उसी का यहाँ पर फॉर्मूला काम आएगा। जो अपन ने अपना जो मैंने बताया था फॉर्मूला, जो सर्वप्रथम बताया था 51 नंबर के क्वेश्चन में, उसी का फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों कौन सा वह फॉर्मूला है? तो दोस्तों सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें पाई जेड एन पी, यहाँ पर मैंने पहले इसे लिखाया था पाई जेड एन बटा 60 इंटू पी बटा ए, इस प्रकार से लिखाया था। तो दोस्तों यह जो सी ऑप्शन दिख रहा है इसमें डायरेक्ट इसने पी को एन से इंटू कर रखा है, ए को 60 से, तो इस प्रकार से लिख रखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, यह आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों यह ग्राउलर है, यह आप ध्यान रखना। डायरेक्ट अपन ऑप्शन देख लेते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये ग्राउलर है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन में कहा गया है कि आंतरिक ग्राउलर या बाहरी ग्राउलर, तो दोस्तों ये कौन सा ग्राउलर है? तो यह भी आप ध्यान रखना कि आप कैसे इसका पता लगाओगे। यह बाहरी ग्राउलर है, यह आप ध्यान रखना। मैं बता देता हूँ चित्र वापिस से। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बाहर ही आर्मेचर को रखा जाता है, इसलिए इसको बाहरी बोला जाता है, यह आप ध्यान रखना। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वह ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्ण पिच कुंडलन, अर्ध पिच कुंडलन, लंबी कोडेड वाइंडिंग, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा वह होगा शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़ी श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? दोस्तों 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, जो नए बच्चे उनके लिए, तो 4 पॉइंट यानी कि आपके डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर तैयार किए गए हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 4 पॉइंट वाला स्टार्टर है, इसको पॉइंट को बिंदु भी बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, यानी कि 2 बिंदु स्टार्टर। तो दोस्तों होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, या होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, स्टार्टर में प्रतिरोध होती है, तो उनका उद्देश्य क्या है यहाँ पर वही पूछा गया है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध वाला स्टार्टर लगाया जाता है। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो फील्ड डाइवर्टर, फील्ड टेपिंग विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, या आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक ट्रेन में सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। इसी के साथ यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा डाइवर्टर का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, इसमें हमेशा फील्ड डाइवर्टर विधि का ही उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है सील्ड फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? दोस्तों आपके जो ये पॉइंट वाले जो स्टार्टर होते हैं डीसी मोटर के, इनमें जो प्रतिरोध लगाए जाते हैं वो सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो इनको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है उसका यहाँ पर कारण पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, या होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, या शंट फील्ड को करंट से बचाएं, या शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वह यही है, डी ऑप्शन, कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डीसी मिश्रित यानी कि कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो रेटेड गति बनाए रखें, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें, या मोटर को ओवरलोडिंग से रोकें। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर होगा वह होगा मोटर को विशेषताओं को बनाए रखें, तो यह आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहीं पर ही आपके आज के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके अपलोड होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, और उसी के साथ वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो लाइक करके आप अवश्य जाएं ताकि हमें कुछ प्रसन्नता मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करते रहें।